हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आपकी तैयारी को आगे बढ़ाने के लिए जो आज की हमारी क्लास होने वाली है, इम्पोर्टेंट क्लास है, जिसमें हम करने वाले हैं जीके जीएस में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके पेपर में पूछे जाने वाले एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। सभी प्रश्न जो है ना वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पर इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि आप उसको अच्छे तरीके से समझ सक, और जो भी उसके आसपास जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जामिनर की नज़र में रहते हैं, ताकि वो आपसे पूछे जा सकें, तो उन प्रश्नों को भी हम कवर करते हुए चलेंगे। तो ये जो क्लास आपके लिए शानदार ज़बरदस्त होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, मज़ा आने वाला आपको और बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आने वाला है। तो चलिए शुरुआत करें हमारे पहले क्वेश्चन से। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि अर्थशास्त्र में CRR पूर्ण रूप क्या है। जो इकोनॉमी है हमारी, उसका ये पहला क्वेश्चन आपके सामने। और इसमें क्या पूछा गया है, आपसे ये पूछा है कि जो CRR है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो CRR का फुल फॉर्म क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो। क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए होगा करेक्ट। क्या होगा, करेक्ट। यहां पर बात कर रहे हैं CRR, कैश रिजर्व रेशियो की बात कर रहे हैं। ये होता क्या है, चलो फुल फॉर्म के बारे में हमें पता चल गया, ठीक है भाई, कि CRR की फुल फॉर्म ये होती है। तो इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट है कि CRR होता क्या है, इसको समझे कैसे हम, सीधा थोड़ी याद होगा। यदि इसके पीछे जो भी परिभाषा, जो भी डेफिनेशन है, यदि हम समझ लेते हैं तो आपको फुल फॉर्म तो याद करनी नहीं पड़ेगी, अपने आप ही याद हो जाएगी। तो चलिए देखिए CRR के बारे में यदि हम बात करें तो CRR एक बैंक रेट है, या कह सकते हैं कि कोई भी जो वाणिज्य बैंक है, उन वाणिज्य बैंकों को अपनी कुल जमाओं का, उनके पास जो कुल जमा है उस जमा का कुछ प्रतिशत, और वो प्रतिशत निर्धारित रहता है, कुछ प्रतिशत किसके पास जमा करना होता है, RBI के पास। किसके पास, RBI के पास। किस रूप में, नगद रूप में। किस स्वरूप में, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, नगद स्वरूप में रखना होता है, ना कि वहां पर जो कुछ परसेंट है वो सोने चांदी के रूप में। सोने चांदी के रूप में नहीं, नगद स्वरूप में वहां पर जमा करना होता है, वो होती है CRR। CRR की दर जो है ना, वो जितनी अधिक होगी उतनी बैंक की साख सर्जन क्षमता कम होगी, ये जरूर ध्यान रख लेना, ठीक है। तो CRR क्या होती है कि वाणिज्य बैंकों को अपने पास कुल जमाओं का एक निश्चित दर, एक निश्चित प्रतिशत RBI के पास क्या होता है, नगद जमा स्वरूप रखना होता है। उसे ही बोला जाता है CRR, कैश रिजर्व रेशियो। तो समझ में आई बात, हो गया ना पॉइंट क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अब अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 ऑप्शनों में से आपको एक ऑप्शन ऐसा है जो आपका आंसर है, और साथ ही क्या पूछ रहा है, मौलिक कर्तव्य पूछ रहा है, वो मौलिक कर्तव्य है। तो कौन सा है, देखिए ऑप्शन 2 से यदि हम बात करें कि सार्वजनिक संपत्ति को खतरे में डालना और हिंसा से दूर रहना, चलो हिंसा से तो दूर रह जाएंगे, ये तो मौलिक कर्तव्य है, लेकिन सार्वजनिक संपत्ति को खतरे में नहीं डालना, तो ये क्या होगा यहाँ पर, गलत। ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। अगला है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को स्वीकार करना। चलो यहाँ पर मान लिया कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना हमारा मौलिक कर्तव्य है, लेकिन इसके साथ एक ऐड किया गया कि हिंसा को स्वीकार करना, हिंसा से दूर रहना चाहिए, ठीक है, ये भी नहीं है। तीसरा देखिए, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा को उजागर करना, ये भी गलत है। यहां पर आपका ऑप्शन देखिए, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना, ऑप्शन ए क्या होगा यहां पर, करेक्ट होगा। आगे बात समझ में कि मौलिक कर्तव्य जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, वो क्या कहते हैं, उनमें से एक मौलिक कर्तव्य यहां पर दिया गया और आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है। देखिए हर चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, प्रश्न कहीं से भी बन सकता है, तो हर चीज के पीछे जो प्रश्न बन सकते हैं वो सब चीजें आपकी क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए।
यहां पर मौलिक कर्तव्य से संबंधित प्रश्न उठा लिया गया है, न तो उससे कोई आर्टिकल पूछा गया है, न कोई भी उससे जो समिति थी जिसने सिफारिश की थी, न वो समिति पूछी गई, न कितने मूल कर्तव्य ये पूछा गया। सीधा जो 11 मूल कर्तव्य उनमें से एक उठाकर यहां पर रख दिया गया और पूछ लिया गया कि इनमें से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्यों के बारे में बात करें तो चलिए देखिए इनके बारे में एक बार और बात कर लेते हैं कि जो मौलिक कर्तव्य है ये कहां से लिए गए थे? रूस से लिए गए थे। किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था इनको? स्वर्णिम समिति की सिफारिश पर इनको जोड़ा गया था, सरवण सिंह समिति की सिफारिश पर। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति ने कितने बताए थे? 8, लेकिन सरकार ने जोड़े कितने? 10। वर्तमान में कितने हैं? 11। अब 10 जोड़े थे, 11 कैसे हो गए? तो 11वां जो है ना वो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ऐड किया गया। ये ध्यान रख लेना, बहुत बार बता चुका हूं। और कौन सा ये 11वां कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाना, ये कौन सा है? 11वां मौलिक कर्तव्य है। साथ ही बात करें, यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्य क्या न्यायालय में परिवर्तनीय है या वाद योग्य है, तो आपका ऑप्शन होगा नहीं, ये गैर न्यायोचित है। क्या है? गैर न्यायोचित है। संविधान की भाषा में यदि हम बात करें तो ये गैर न्यायोचित है। कहने का मतलब न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, आप इनको लेकर न्यायालय में नहीं जा सकते। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा सुझाए गए 5 मूलभूत खाद्य समूह में से एक नहीं है? किसकी बात कर रहे हैं? भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद अर्थात ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की यहां पर बात हो रही है कि जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है उसने 5 मूलभूत खाद्य समूह बताए थे और यहां पर आपको 4 दिए गए हैं और इनमें भी पूछ रहा है कि एक उस जो सुझाए गए थे परिषद के द्वारा वो एक कौन सा नहीं है। अब आप यदि आपको 5 पता है तो आप इसका आंसर कर सकते हो, यदि एक में भी आपको डाउट है ना तो आप इसका आंसर नहीं कर सकते। चलिए देखिए वो 5 कौन कौन से, पहले उनके बारे में बात करें। दूध और मांस उत्पाद पहला है, दाल एवं फलियां ये भी है, वसा और शर्करा ये भी है। साथ ही बात करें तीसरा, चौथा है अनाज और अनाज से संबंधित उत्पाद। ठीक है, अनाज से संबंधित जो भी उत्पाद बनते हैं वो अनाज और अनाज से संबंधित उत्पाद। इसके बाद आता है फल और सब्जियां, फल और सब्जियां, ये हो गए 5 आपके। किसने सुझाए थे? ICMR ने, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने, अर्थात भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के द्वारा ये सुझाए गए थे। पॉइंट क्लियर? इसमें कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट? ऑप्शन सी, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। ऑप्शन सी यहां पर क्या होगा? सही होगा, हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब बात करें ICMR की। देखिए ICMR जो है ना इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका नई दिल्ली में। कहां पर है? नई दिल्ली में। इसकी स्थापना की बात करें तो 1911 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए बात करें इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, तो राजीव बहल है। कौन है? राजीव बहल ICMR के डायरेक्टर जनरल हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डायरेक्टर जनरल कौन है? राजीव बहल। आगे ना बात समझ? चलिए इसी प्रकार से प्रत्येक प्रश्न को यदि क्लियर करते हुए चलोगे ना तो कोई डाउट नहीं रहने वाला और आसानी से चीजें भी आपको समझ में आ जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपका, निम्नलिखित में से किस कलाकार ने वर्ष 2000 में पद्म विभूषण पुरस्कार जीता था? यहां पर बात कर रहे हैं पद्म विभूषण पुरस्कार की कि कौन सा कलाकार था जिसने सन 2000 में पद्म विभूषण पुरस्कार जीता। तो पहले आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? यहां पर करेक्ट होगा। केलुचरण महापात्रा जो है उन्होंने सन 2000 में पद्म विभूषण पुरस्कार जीता। पहला पॉइंट क्लियर। चलिए इनके बारे में बात करें तो इनको ओडिसी नृत्य में, जो ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है ओडिसी नृत्य, उस नृत्य में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म विभूषण पुरस्कार और साथ ही कालिदास सम्मान से इनको सम्मानित किया जा चुका है।
किस सम्मान से? कालिदास सम्मान। तो ये सम्मान आपको पता होने चाहिए कि केलुचरण महापात्रा को कौन कौन से पुरस्कार प्रदान किए गए हैं या फिर इनको किन पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। इसके बाद एक पॉइंट और ध्यान रखना आपको, किससे रिलेटेड? केलुचरण महापात्रा से। देखिए पहले तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि जो केलुचरण महापात्रा है वो किस नृत्य से संबंधित है? ओडिसी नृत्य से। पॉइंट क्लियर। अब बात आती है कि केलुचरण महापात्रा के सम्मान में 1995 में, कब की बात कर रहे हैं? 1995 में केलुचरण महापात्रा के सम्मान में इनके नाम से ही एक पुरस्कार की शुरुआत की गई थी, केलुचरण महापात्रा पुरस्कार। कब? 1995 में। ये भी आपके लिए क्या है? एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए ये चीजें सब क्लियर हो गई। अब चलते हैं यहां पर ऑप्शन ए पर। ऑप्शन ए आपके सामने है पंडित बिरजू महाराज। चलिए इनके बारे में बात करें तो ये कथक नृत्य से संबंधित है और कथक नृत्य के लखनऊ घराने से, कौन से घराने से? लखनऊ घराने से संबंधित है। और कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। ठीक। इसके बाद आते हैं जतिन गोस्वामी। जतिन गोस्वामी जो है ना वो शास्त्रीय नृत्य है एक सतिरिया, उससे संबंधित है। और सतिरिया को भारतीय संगीत या संगीत नाटक अकादमी के द्वारा शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में कब शामिल किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये भी मैं आपको बता चुका हूं, 15 नवंबर सन 2000 को 8वें शास्त्रीय नृत्य के रूप में शामिल किया गया। अब प्रश्न ये बनता है किस राज्य से संबंधित है? ये असम से संबंधित है। किससे? असम से। इसके बाद बात आती है ऑप्शन सी की, अमाला अक्कीनेनी। ये कौन है? देखिए इनके बारे में ध्यान से देखना। ये भारतीय अभिनेत्री भी हैं। क्या है? भारतीय अभिनेत्री है, साथ ही भरतनाट्यम नर्तकी हैं। और भरतनाट्यम किस राज्य का है? तमिलनाडु का। ठीक है। और भरतनाट्यम जो तमिलनाडु का है उससे रिलेटेड एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो भरतनाट्यम है वो सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। क्या है? सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? भरतनाट्यम। ये भरतनाट्यम क्या है? नृत्य की। साथ ही इनसे रिलेटेड एक और ध्यान रखना, ये पशु कल्याण कार्यकर्ता है। पशु कल्याण कार्यकर्ता किसकी बात कर रहे हैं? अम्माला अक्कीनेनी की बात कर रहे हैं। आशा है कि आपको अच्छे से हर चीज समझ में आएगी। एक एक पॉइंट जो है वो आपका क्लियर होना चाहिए, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होना चाहिए जो आपके समझ में न आए। फिर से देख लीजिए, केलुचरण महापात्रा जो है उनको ओडिसी नृत्य में महत्वपूर्ण योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, कालिदास सम्मान, पद्मश्री, पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। और इन्हीं के सम्मान में सन 1995 में केलुचरण महापात्रा पुरस्कार की शुरुआत की गई। यहां पर बात करें पंडित बिरजू महाराज से संबंधित, तो जो पंडित बिरजू महाराज हैं वो कथक नृत्य के लखनऊ घराने से संबंधित है। जतिन गोस्वामी सतिरिया नृत्य से संबंधित है जो कि असम का शास्त्रीय नृत्य है। और सतिरिया को संगीत नाटक अकादमी के द्वारा 15 नवंबर सन 2000 को शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में रखा गया। अम्माला अक्कीनेनी के बारे में बात करें तो ये भारतीय अभिनेत्री हैं, साथ ही बात करें ये भरतनाट्यम नर्तकी भी है और पशु कल्याण कार्यकर्ता भी। आ गई ना बात समझ में? चलिए अगला प्रश्न देखिए, लोक नृत्य लंबाड़ी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? देखिए लोक नृत्य से संबंधित प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लेना। लोक नृत्य लंबाड़ी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो लोक नृत्य जो लंबाड़ी है वो आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट होगा। चलिए ये तो पता चल गया कि जो लंबाड़ी लोक नृत्य है वो आंध्र प्रदेश का है। चलिए इसके बारे में कुछ बात करें, चर्चा करें इस टॉपिक पर। लंबाड़ी जो है वो मुख्य रूप से महिलाओं के द्वारा किया जाता है। मुख्य रूप से महिलाएं करती है, या बोल सकते हैं कि लंबाड़ी महिलाओं के द्वारा मुख्य रूप से यह किया जाता है। क्यों किया जाता है? अच्छी फसल के लिए।
अच्छी फसल के लिए भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए या आशीर्वाद स्वरूप ये नृत्य किया जाता है। कौन सा? लंबाड़ी नृत्य किया जाता है। यहां तक क्लियर। अब देखिए, लंबाड़ी और एक होता है आपका लांबी। कंफ्यूजन हो सकता है, तो लांबी जो है ना वो कर्नाटक का, ये आपको ध्यान रखना है। लांबी कहाँ का है? कर्नाटक का। और लांबी कर्नाटक का है और लंबाड़ी कहाँ का? आपका आंध्र प्रदेश का। जो मुख्य रूप से महिलाओं के द्वारा किया जाता है, अच्छी फसल की कामना करने के लिए भगवान से आशीर्वाद स्वरूप ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। 1913 में दादा साहेब फाल्के द्वारा निर्देशक फिल्म राजा हरिश्चंद्र को रिक्त स्थान की पहली फुल लेंथ फिल्म माना जाता है। जो राजा हरिश्चंद्र मूवी थी वो 1913 में, कब बनी थी? 1913 में। किसके द्वारा निर्देशक थी? दादा साहेब फाल्के के द्वारा। अब ये पूछ रहा कि राजा हरिश्चंद्र को किसकी पहली फुल लेंथ फिल्म माना जाता है? तो हमारे भारत की थी, तो ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट होगा। ये भारत की पहली फुल लेंथ फिल्म थी। राजा हरिश्चंद्र के बारे में बात करें तो ये पहली मूक फिल्म थी। क्या थी? पहली मूक फिल्म। अब पहली मूक फिल्म के बारे में हमें पता चल गया, उनके निर्देशक के बारे में पता चल गया, उनकी सन जो है वो कब बनी थी ये भी हमें पता चल गया। अब पहली बोलती फिल्म के बारे में बात करें। पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? आलम आरा। आलम आरा कब? 1931 में। इसके निर्देशक कौन थे? आरदेशिर ईरानी। आरदेशिर ईरानी थे इसके निर्देशक। ये दोनों जो चीजें हैं ना, ये दोनों आपको पता होनी चाहिए। एक तो राजा हरिश्चंद्र जो मूवी है उसके बारे में पता होना चाहिए, एक आलम आरा जो मूवी है उसके बारे में पता होना चाहिए। दोनों से रिलेटेड दो दो पॉइंट बनते हैं। एक तो पॉइंट पहला है कि ये पहली मूक फिल्म है और ये पहली क्या है? बोलती फिल्म। सन से संबंधित पॉइंट बनता है राजा हरिश्चंद्र मूवी जो 1913 और ये है 1931। निर्देशक से संबंधित जो राजा हरिश्चंद्र मूवी है उसके निर्देशक कौन थे? दादा साहेब फाल्के। और यहां पर बात करें तो आरदेशिर ईरानी थे। पॉइंट क्लियर? ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। मैसूर दशहरा महोत्सव कर्नाटक में मनाया जाने वाला एक त्योहार है। किसकी बात कर रहे हैं हम? मैसूर दशहरा महोत्सव की बात कर रहे हैं। ये कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक में मनाया जाने वाला एक त्योहार है। कितने दिनों का त्योहार है ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो ये आपका है 10 दिनों का त्योहार। ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट होगा। जो मैसूर दशहरा ना, ये 15वीं शताब्दी में, कब? 15वीं शताब्दी के राजाओं के द्वारा, जो विजयनगर के राजा थे, उन विजयनगर के राजाओं के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। कितने दिन तक चलता है? 10 दिन तक चलता है। देखिए 10 दिन चलने वाली जो त्योहार है ना, उनमें से आपके और भी है। एक है आपका केरल का ओणम। केरल का ओणम ये भी 10 दिन तक चलता है। साथ ही एक नागालैंड का होरनबिल त्योहार है। नागालैंड का होरनबिल त्योहार ये भी कितने दिन तक चलता है? 10 दिनों तक चलता है। ये भी आपको दोनों ये ध्यान होने चाहिए। केरल का ओणम और नागालैंड का जो होरनबिल त्योहार है ये भी आपके 10 दिनों तक चलने वाले त्योहार है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। भारत में पहला सीमेंट संयंत्र किस वर्ष में स्थापित किया गया था? प्रश्न की भाषा का अर्थ है कि भारत में जो पहला सीमेंट कारखाना था वो कौन से वर्ष में स्थापित किया गया? तो वो आपका किया गया 1904 में। ठीक है, अब ये तो आपको पता चल गया कि जो पहला सीमेंट कारखाना था वो 1904 में स्थापित किया गया। लेकिन प्रश्न तो ये भी तो पूछ सकता है कि कहां पर किया गया? तो उसका आंसर क्या होगा? मद्रास में। कहां पर? मद्रास में। चलिए सीमेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो एक और पॉइंट बनता है कि सीमेंट का आविष्कार सबसे पहले कहां पर हुआ था? तो बात आती है 1824 में हुआ था। कब हुआ था? 1824 में। कहां पर? इंग्लैंड में। और इंग्लैंड में पोर्टलैंड में। इंग्लैंड के पोर्टलैंड में 1824 में सर्वप्रथम सीमेंट का आविष्कार हुआ था। और भारत में जो सीमेंट का पहला कारखाना था, जो पहला संयंत्र था, वो कब स्थापित किया गया? 1904 में।
कहां पर स्थापित किया गया? मद्रास में स्थापित किया गया। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? आपके सामने जो 4 ऑप्शन दिए गए ना, इनमें से 3 जो है ना वो कायांतरित चट्टान के उदाहरण है, और एक जो है वो कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है, और वही हमारा क्या है? आंसर है, और वही हमें देखना है। तो कौन सा होगा इसमें? इसमें होगा ग्रेनाइट। ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट। देखिए जो शिस्ट है, नाइस है और क्वार्ट्ज़ाइट जो है ना, ये तीनों कायांतरित चट्टान के उदाहरण हैं। लेकिन यहां पर ग्रेनाइट की बात करें तो ग्रेनाइट जो है ना वो आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। अब आग्नेय चट्टान का उदाहरण है ग्रेनाइट। अब आग्नेय चट्टान होती क्या है, बनती कैसे है? देखिए जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो मैग्मा होता है ना, जो लावा होता है, उस मैग्मा या लावा के बाहर निकलने से जो निकलता है ना उसको बोला जाता है प्राथमिक सेल। क्या बोला जाता है? प्राथमिक सेल। जब वो ठंडा हो जाता है तो उससे निर्माण होता है किसका? इस चट्टान का। कौन सी चट्टान का? आग्नेय चट्टान का। कौन सी चट्टान का? आग्नेय चट्टान का। तो ध्यान रखना जो ग्रेनाइट है वो किस चट्टान का उदाहरण है? आग्नेय चट्टान का उदाहरण। चलिए तो चलिए अगला प्रश्न देखिए हमारा, केंद्र सरकार की दूसरी जनसंख्या नीति, कहने का मतलब जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति है एनपीपी, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, भारत में किस वर्ष बनाई गई थी? तो कब बनाई गई थी? देखिए ध्यान से देखना प्रश्न को, क्या पूछा है? दूसरी जनसंख्या नीति के बारे में यहां पर बात कर रहा है। तो दूसरी जनसंख्या नीति जो है वो वर्ष 2000 में बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? वर्ष 2000 में दूसरी जनसंख्या नीति बनाई गई थी। ये चीज जो है ना वो आपको पता होनी चाहिए। यहां पर पूछ क्या रहा है? दूसरी जनसंख्या नीति के बारे में यहां पर बात की गई। अब पॉइंट क्या है? पॉइंट यहां पर यह बनता है कि जो पहली जनसंख्या नीति है उसके बारे में भी तो हमें पता होना चाहिए। तो पहली जनसंख्या नीति बनाई गई थी 1976 में। कब? 1976 में पहली जनसंख्या नीति बनाई गई थी। अब बात यह आती है कि आपसे ये तो पूछ लिया कि पहली जनसंख्या नीति 1976 में बनाई गई, लेकिन प्रश्न ये भी बन सकता है कि जो पहली जनसंख्या नीति है उसमें संशोधन हुआ था, वो संशोधन कब हुआ था? तो इसमें जो था वो संशोधन हुआ था 1981 में। कब हुआ था? 1981 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। पहली जनसंख्या नीति 1976 में बनाई गई, उसमें संशोधन हुआ 1981 में हुआ था। बात करें दूसरी जनसंख्या नीति की तो वो 2000 वर्ष 2000 में बनाई गई। ठीक है, समझ में आ गया? तो चलिए अगला प्रश्न देखिए, ड्यूरालुमीन एल्यूमिनियम और रिक्त स्थान से बना मिश्र धातु है। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? ड्यूरालुमीन की बात कर रहे हैं कि ये एल्यूमिनियम और किससे बना मिश्र धातु है? तो किससे बना है? तांबा से। ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट होगा। देखिए बात करें यहाँ पर ड्यूरालुमीन की, तो इसका जो निर्माण है ना वो वायुयान के जो पार्ट होते हैं या फिर हल्के जो काम होते हैं, हल्के जो औजार होते हैं उनको बनाने में किया जाता है, क्योंकि ये बहुत हल्का होता है। क्या होता है? हल्का भी होता है, कठोर होता है और मजबूत होता है। मजबूत होता है। किसकी बात कर रहे हैं? ड्यूरालुमीन की बात कर रहे हैं, जो एल्यूमिनियम और तांबे से बना क्या है? मिश्र धातु है। इसकी खोज कब की गई थी? ड्यूरालुमीन की 1906 में की गई थी। कब की गई थी? 1906 में। वायुयान के पार्ट्स बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि क्या होता है? ये बहुत हल्का होता है, साथ ही कठोर और मजबूत भी होता है, इसी वजह से इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना खाता बालिका के माता पिता या कानूनी अभिभावकों द्वारा बालिका के रिक्त स्थान की होने से पहले कभी भी खोला जा सकता है। किस योजना की बात कर रहे हैं? योजना है सुकन्या समृद्धि योजना। कौन सी है? सुकन्या समृद्धि योजना। तो इस योजना के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। 2015 में जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में छोटी बचत को प्रोत्साहित करने के लिए, ध्यान से सुनना मेरी बात को, 2015 में
छोटी बचत को प्रोत्साहित करने के लिए जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम था उसके एक हिस्से के रूप में सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की गई थी। पता चल गया कब शुरुआत की गई थी, उद्देश्य क्या था, यह भी मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद बात आती है कि इस सुकन्या समृद्धि योजना में न्यूनतम पैसों की बात करें तो 250 रुपये वार्षिक। कितने रुपए? 250 रुपये। और अधिकतम की बात करें तो 1.5 लाख रुपए। कितने रुपए? 1.5 लाख रुपए। 15 साल तक आप जमा करा सकते हैं। कितने? 15 साल तक। जब जो बेटी है, जो लड़की है, वो 21 की होगी तब आपको ब्याज समेत पूरी राशि लौटा दी जाती है। ये क्या है? सुकन्या समृद्धि योजना। अब प्रश्न क्या है कि जो बालिका है वो कितने वर्ष तक की होने से पहले कभी भी खाता खोला जा सकता है? तो वो 10 वर्ष की आयु तक उसका खाता खोला जा सकता है। ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट होगा। ये बालिकाओं के लिए है। किस कार्यक्रम, देखिए प्रश्न किसी भी प्रकार से बन सकता है, किसी भी प्रकार से बना लीजिए प्रश्न को। देखिए ये भी पूछा जा सकता है कि किस कार्यक्रम के हिस्से के रूप में सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की गई। तो जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम था उसके एक हिस्से के रूप में छोटी बचत को प्रोत्साहित करने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की गई। आ गए ना समझ में? चलिए तो अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपका कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आर्टिकल से संबंधित प्रश्न है राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति से संबंधित। देखिए क्षमादान की जो शक्ति है ना वो राष्ट्रपति के पास भी है और राज्यपाल के पास भी है, लेकिन दोनों में कुछ समानताएं भी हैं, दोनों में कुछ अंतर भी है। जो फांसी की सजा होती है ना उसको हटा सकता है कौन? माफ कर सकता है राज्यपाल, राष्ट्रपति। लेकिन ये ऐसी शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है, वो उसको क्षमादान की शक्ति है उसके पास। किसकी शक्ति है? क्षमादान की। उसको क्षमा कर सकता है, कम कर सकता है, क्षमादान की शक्ति है। किसी को कठोर कारावास दिया गया है उसको कम कर सकता है। यहां पर पूछा है कि राज्यपाल को जो क्षमादान की शक्ति है वो किस आर्टिकल के तहत है? तो वो आपका आर्टिकल 161 क्या है? 161 आर्टिकल के तहत क्षमादान की शक्ति किसको प्राप्त है? राज्यपाल को प्राप्त है। ठीक है, अब देखिए क्षमादान की शक्ति हो गई। इसके बाद बात करें कि राज्य का एक राज्यपाल होगा या फिर 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी एक राज्यपाल हो सकता है। ये कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 153 की राज्य का क्या होगा? एक राज्यपाल। इसके साथ ही आर्टिकल 154 कहता है कि राज्य की जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका उसका प्रमुख कौन होगा? राज्यपाल होगा। कौन होगा? राज्यपाल। ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 155 के बारे में बात करें तो आर्टिकल 155 कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में मैं बताता हूं। 155 क्या बताता है? राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में। और राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो कौन करता है ये भी आपको पता होना चाहिए। वो करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, आगे बात समझ। इसी के साथ बात करें एक अध्यादेश की शक्ति है, वो है आपको आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। कब? जब विधानमंडल सत्र में न हो। यही शक्ति किसको प्राप्त है? ये राष्ट्रपति को भी है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 123 के तहत, जब संसद संसद सत्र में न हो। ठीक है, पॉइंट क्लियर? आ गई बात समझ में? राज्यपाल से जो संबंधित आर्टिकल थे वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना वेद है? इजी सा प्रश्न है, लेकिन इसके बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न तो इजी है, पढ़िए इसको। कौन सा सबसे पुराना वेद है? सभी को पता है ऋग्वेद जो है ना वो सबसे पुराना वेद है। कौन सा है? पुराना वेद। ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट होगा। अब ध्यान रखना कि सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद को एक साथ वेद तरी बोला जाता है। वेद तरी या फिर तरी। ठीक है, ये बोला जाता है किनको? सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद को। ऋग्वेद के बारे में बात करें तो पहला पॉइंट तो यही है कि सबसे पुराना वेद है, प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल
कितने मंडल? 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं हैं। कितनी ऋचाएं हैं? 10,462 ऋचाएं हैं, 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएं हैं। अब यहां पर पॉइंट ये ध्यान रखना है कि जो ऋचाएं हैं, ऋग्वेद की ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को क्या बोला जाता है? होत्र बोला जाता है। तो ये ध्यान रखना, ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाला जो ऋषि है उसको क्या बोला जाता है? होत्र बोला जाता है। ठीक है। अब इसका एक तीसरा मंडल है ऋग्वेद का जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है। कौन से मंत्र का? गायत्री मंत्र का, जो सावित्री देवी को समर्पित है। किसको समर्पित है? सावित्री देवी को समर्पित है। ठीक है, पता चल गया। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है जिसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद की ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को क्या बोला जाता है? होत्र बोला जाता है। और तीसरा मंडल जो इंपॉर्टेंट है, जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछा भी गया है, इसलिए मैंने आपको ये बताया है कि तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है जो सावित्री देवी को समर्पित है। ठीक है, समझ में आ गया। और सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद को क्या बोला जाता है? वेदतरी बोला जाता है। चले अगला प्रश्न देखिए। एशियाई खेल 2018 में कितने देशों ने भाग लिया था? एशियाई खेलों के बारे में हम यहां पर बात कर रहे हैं जो 2018 में हुए थे। पहले प्रश्न देखिए और फिर उसका आंसर करते हैं। तो उसका आंसर क्या होगा? 45 देशों ने भाग लिया था। किसकी बात कर रहे हैं? एशियाई खेल 2018 की यहां पर हम बात कर रहे हैं। देखिए, ये थे 18वें नंबर के। कौन से नंबर के थे? 18वें नंबर के। एशियाई खेल 2018 जो थे वो 18वें नंबर के थे। 2022 में होने थे, कोरोना के कारण स्थगित हुए। 2023 में हुए, 19वें थे। कौन से थे? 19वें। कहां पर हुए? चीन के हांगझोउ में आयोजित हुए थे। ठीक है, अब बात करें, देखिए करंट का प्रश्न बनता है। 20वें कब होंगे? 2027 में होंगे। कहां पर होंगे ये भी आपको ध्यान रखना है। जापान में होंगे। ये करंट का इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। 18वें के बारे में मैंने आपको बता दिया। 19वें 2023 में हुए थे, चीन के हांगझोउ में हुए थे। यदि आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है 20वें एशियाई खेल कहां पर होंगे? 2027 में होंगे। कहां पर? जापान में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कौन सी पंचवर्षीय योजना बुनियादी ढांचे के विकास यानी बिजली और परिवहन पर केंद्रित थी? किस पंचवर्षीय योजना की हम बात कर रहे हैं कि उसमें बुनियादी ढांचे के विकास यानी बिजली और परिवहन पर वो क्या थी? केंद्रित थी। तो कौन सी थी आपकी? पहली पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब बात आती कि पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, समय क्या था? तो इसका समय था 1951 से 56 तक। 1951 से 56 तक इस पंचवर्षीय योजना का समय था या कार्यकाल बोल सकते हैं। ठीक है, अब पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? हेराल्ड डोमर मॉडल पर। यह भी आपको पता होना चाहिए। हेराल्ड डोमर मॉडल पर यह पहली पंचवर्षीय योजना आधारित थी। ठीक है, 2 पॉइंट क्लियर। इसमें कुछ ऐसा हुआ था पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान कि जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, 2 चीजें हुई थी। एक तो सीडीपी या बोल सकते हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान, और एक हुआ था राष्ट्रीय प्रसार सेवा की शुरुआत। राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम की शुरुआत भी इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। इंपॉर्टेंट है? हाँ जी हैं। क्यों है? क्योंकि पहली पंचवर्षीय योजना में जो सीडीपी है वो सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सीधा प्रश्न बन सकता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? यदि पढ़ा है, अच्छे से देखा है, समझा है तो आंसर कर सकते हो, वरना क्या करोगे? छोड़ के आओगे या फिर तुक्का मार के आओगे। ठीक है ना। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक थी। मॉडल के बारे में बात करें तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। सीडीपी सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू हुआ था प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान, और राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम की भी शुरुआत हुई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए।
FIH किसकी बात कर रहे हैं? FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना, ये पता होना चाहिए किस चीज के बारे में प्रश्न पूछा गया। FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें क्या पूछा है कि पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 किस देश द्वारा आयोजित किया गया था? तो 2018 वाला भारत के द्वारा आयोजित किया गया था। ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ पर करेक्ट होगा। 2018 में फाइनल में बेल्जियम ने किसको हराया था? नीदरलैंड को। देखिए उसके बाद हुआ 2023 में। कब हुआ? 2023 में। ये भी कहां पर हुआ था? भारत में। इसमें क्या हुआ कि जो जर्मनी थी ना, उस जर्मनी ने किसको हराया? बेल्जियम को हरा दिया। फाइनल की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो यहां पर किसने जीता? ये जर्मनी ने जीता था। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन फुल फॉर्म होती है इसकी। इसका जो हेडक्वार्टर है ना, वो आपको पता होना चाहिए, लुसाने स्विट्जरलैंड में है। लुसाने स्विट्जरलैंड में। ठीक है, पॉइंट क्लियर। इसके साथ ही बात करें, इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं, या बोल सकते हैं डायरेक्टर कौन है? तैयब इकराम है। तैयब इकराम, इसकी बात कर रहे हैं। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की हम यहां पर बात कर रहे हैं। तैयब इकराम इसके डायरेक्टर जनरल या प्रेसिडेंट बोल सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। रिक्त स्थान में भारत में योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया था। देखिए योजना एक संस्था थी, आप सभी को पता है, लेकिन उसके स्थान पर एक ऐसी योजना आई कि योजना आयोग का अस्तित्व खतरे में आ गया या फिर समाप्ति हो गया या समाप्ति के कगार पर है। तो उस योजना के बारे में पूछा है कि कौन सी योजना आई थी जो आपका योजना आयोग है उसको समाप्त कर दिया गया। तो कौन सा आयोग या कौन सी योजना थी? वो नीति आयोग था। कौन सा था? नीति आयोग। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देखिए नीति आयोग की जो स्थापना है ना, वो 2015 में हुई थी। कब हुई थी? 2015 में हुई थी। ठीक है, ये आपको पता है। नीति आयोग NITI नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, या हिंदी में बोल सकते हैं राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? ये जरूर ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है। जो भी देश का PM होगा, प्रधानमंत्री होगा, वो नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो वो क्या है? नीति आयोग के अध्यक्ष। चलो उपाध्यक्ष के बारे में बात करें तो नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष है वो फिलहाल कौन है? सुमन बेरी। कौन है? सुमन बेरी नीति आयोग की वर्तमान उपाध्यक्ष है। तो पता चल गया। नीति आयोग के साथ ही एक पॉइंट ध्यान रखना, ये जो नीति आयोग है ना, ये सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में कौन सा आयोग कार्य करता है? प्रश्न बन सकता है, तो कौन सा है? नीति आयोग। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। चलिए, तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट प्रश्न। आशा है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। प्रत्येक प्रश्न हमने शानदार तरीके से पढ़ा है, और जो प्रश्न है ना, वो सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। हर चीज के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो कमेंट बॉक्स में बता देना आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आपके लिए जो डेली क्लासेस सुबह 8 बजे आ रही है वो रेगुलर आ रही है, तो आप पढ़ना न भूलें। धन्यवाद।